नमस्कार। सीएसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। योग अभ्यास के इस द्वितीय भाग में आइए हम समझते हैं कि हमें योग अभ्यास कैसे करना है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। साथ में ही योगा प्रोटोकॉल जो CYP है, उसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो सामान्य जन के लिए है, इसे कोई भी कर सकता है। 45 मिनट का वो प्रोटोकॉल है। आप इसे अपने जीवन में रोज़ कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। आगे के क्रम में सीखते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धावस्था के लिए, कार्यालय में करने वाले कैसे योग करें और कैसे उसका लाभ उठाएं। सामने जो स्लाइड लगी हुई है उसमें आप देख रहे होंगे कि बच्चों के योग अभ्यास के लिए जो क्रम दिया हुआ है। बच्चों का शरीर ऐसे तो बहुत लचीला होता है, वो खेल कूद में ही अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं, परंतु उसके साथ अगर उनको थोड़ा बहुत योग अभ्यास भी कराया जाए तो उनके शरीर के जॉइंट्स में लचीलापन बरकरार रहता है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। शुरुआत में कुछ स्टैंडिंग आसन है जो बच्चों में एकाग्रता बढ़ाते हैं, ताकि वो कोई भी काम करे, खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई हो, उस पर वो कंसंट्रेट करे, उनका मन ज़्यादा विचलित ना हो। फिर दूसरे क्रम में कुछ बैलेंसिंग आसन है। बैलेंसिंग आसन भी उनको संतुलन और एकाग्रता की वृद्धि करता है। ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, ये सब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। कुछ आसन पीठ के बल हैं, कुछ पेट के बल हैं, कुछ बैठकर है। इस तरह से बच्चे अगर इस आसन को करते हैं तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चों को आसनों में बहुत ज़्यादा अपना बल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका शरीर बहुत लचीला और कोमल होता है, तो किसी भी आसन का अभ्यास बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो शुरुआत करें धीरे धीरे हल्के आसनों से, फिर उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आसन की तरफ आप ले जा सकते हैं। पर कॉमन यही चीज़ रखना है आपको। कुछ स्टैंडिंग आसन होने चाहिए, कुछ बैलेंसिंग पोज, कुछ पेट के बल, कुछ बैठकर। पर हर आसन का अभ्यास का एक काउंटर आसन भी होता है। मतलब अगर आप किसी को भी फ्रंट बेंडिंग करा रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करा रहे हैं, तो उसका काउंटर पोज कि आप उसको बैकवर्ड बेंडिंग जरूर कराएं। लेटरल बेंडिंग में दोनों साइड हो जाता है तो वो कवर हो जाता है, पर अगर फ्रंट का फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक का बैकवर्ड बेंडिंग आप कराते हैं, कोई भी आसन ऐसा हुआ, मान लीजिए आपने किसी को भुजंग आसन कराया, तो उसका फॉरवर्ड बेंड करना ज़रूरी होता है, ताकि शरीर में कोई डिसफॉर्मेलिटी ना हो जाए। बच्चों में खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं, नीचे बैठकर खेल रहे होते हैं, तो उनमें एक दिक्कत सी आ जाती है जब वो वज्रासन की तरह बैठते हैं और पैरों को बाहर खोल लेते हैं, W बना लेते हैं। शुरुआत में तो हम ध्यान नहीं दे पाते कि वो खेल रहे हैं, पर ये जो W वाला पैर उनका बन जाता है, उनको खेलने की वैसी आदत हो जाती है। आगे चलकर ये दिक्कत करता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके थाई दोनों नज़दीक आ जाते हैं और पैर में गैप आ जाता है। तो छोटे बच्चों में आप खासकर ये ध्यान रखें कि उनको सीधा बैठने की सलाह दें। जैसे हम सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं, पैर को फोल्ड करके वज्रासन में, और उसको बाहर निकाल के W वाला आसन उनको करने से रोके, क्योंकि आगे चलकर ये फिर ये दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जैसे बच्चे का जो शरीर होता है वो कोमल मिट्टी की तरह होता है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी बनाता है कच्चे मिट्टी से, तो उसको वो मनचाहा शेप देता है, पर पक जाने के बाद वो टूट जाता है, उसमें आप कोई भी शेप गढ़ नहीं सकते। तो इस वजह से हमें बच्चों को योग सिखाते समय ये ध्यान देना है कि उनके शरीर के अकॉर्डिंग योग आसन का जो अभ्यास है वो कम समय का हो, साथ में उनके जो बोन का स्ट्रक्चर है वो ना बिगड़े, इस बात का खास ख्याल रखना है। आगे देखते हैं महिलाओं के लिए उपयोगी आसन। महिलाओं को मैंने यहाँ ज़्यादा तजव्वुर योग दिया है, क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूँ और एक परिवार का स्तंभ महिला होती है। महिला किसी भी घर में अगर स्तंभ खराब हो तो आपको पता है कि वो दीवार टिक नहीं पाती ज़्यादा दिन। तो अगर महिला घर की जो सब पे उस पर बहुत सा भार होता है, घर का खाना और से लेकर हर कुछ,
अगर घर की मम्मी कोई बीमार हो जाए 2 दिन तो पूरे घर का जो व्यवस्था है वो चरमरा सा जाता है। खासकर महिलाओं के साथ दिक्कत ये आती है, चूँकि आज हमारा खान-पान जैसे हमारी जीवन शैली हुई है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या कि हमें वो पहले वाली सब्ज़ी या दूध या फल उतने ओरिजिनल नहीं मिल पाते। सब किसी न किसी खाद से स्पेशल और इंजेक्शन से बने हुए हैं, तो उसमें पोषण तत्व की बहुत कमी होती है। महिलाओं के साथ ये है कि महिलाओं को बच्चों को जन्म देना होता है और जो बच्चे होते हैं महिलाओं के शरीर के अंदर वुम्ब में उनके, वो माँ के ब्लड से ही उनका पोषण होता है। माँ के ब्लड से पोषण होने का मतलब है कि माँ के ब्लड में पोषक तत्व की कमी और बाहर के सप्लीमेंट्स भी इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि अगर हम सही समय पे ध्यान ना दें तो इनका शरीर समय से पहले कमज़ोर हो जाता है और ये घर की व्यवस्था को देखने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। कुछ आसन जो महिलाओं के लिए उपयोगी है, उनके चूँकि महिलाओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गर्भाशय को लेकर होता है। हर महिला के शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं, के रूप में गर्भाशय होता है और कहते हैं गर्भाशय 10 बीमारियों को जन्म देने वाला होता है, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आसनों की श्रृंखला में आप देखेंगे ताड़ आसन जो पहला है, उसे एकाग्र होकर किसी एक बिंदु विशेष पे ध्यान करके करना चाहिए। श्वासों का ध्यान रखें, ऊपर जाती हुई जब हाथ ऊपर जाता है तो श्वास गहरा लंबा ले, नीचे आते हुए उसे छोड़ दें। इस तरह से शरीर में एक तानता आती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, खासकर काफ मसल्स, साइड के मसल्स, बाजू के मसल्स, ये सब स्ट्रांग बनते हैं। देन है हस्तपाद आसन या पादहस्त आसन कहते हैं। ऊपर वाली जो स्ट्रेचिंग हुई उसको फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके जो आप पादहस्त आसन देख रहे हैं उसमें पेट दबता है जो प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखता है। साथ में त्रिकोणासन साइड के मसल्स के लिए, काफ के मसल्स के लिए, थाई के मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। नौका आसन पेट की चर्बी को कम करता है। महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा ज़्यादा खा लें तो जल्दी से पेट पे फैट जमा होने लगता है। देन है वज्रासन। वज्रासन बैठकर किया जाता है और ये अपने आप में ही एक लौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसी तरह से मरकट आसन। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं में वो कमर दर्द की होती है। आजकल की जो जीवन शैली है वो अधिकतर दिन जो है वो स्टैंडिंग बीतता है। किचन में खड़े होकर खाना कुकिंग का बनाने का सिस्टम चल पड़ा, वॉशिंग मशीन खड़े होकर चला रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो खड़े हैं, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो खड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कमर में दर्द बढ़ जाता है और पैरों में भारीपन, दर्द और वेरिकोज वेन की समस्या आने लगती है। तो मरकट आसन जिससे जो कमर थाई ट्विस्ट होते हैं वो कमर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सेतुबंध आसन ये भी आपके कमर को बहुत स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है। भुजंग आसन कमर दर्द के लिए रामबाण है, इसे पुरुष महिला कोई भी कर सकते हैं। उष्ट्र आसन चेस्ट को एक्सपेंड करता है, श्वासों का बहुत अच्छे से संचार करता है, सर्वाइकल के दर्द में बहुत अच्छा है। देन है सलभ आसन। सलभ कहते हैं टिड्डा को, टिड्डा राम जी का घोड़ा जो हरे रंग का होता है, उसके पैर कुछ पोर्शन ऐसे ही होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे आसन ऐसे जो हैं वो प्राणियों के आकृति के, जीव जंतुओं के आकृति के बने हुए हैं। सलभ आसन भी कमर दर्द में और पैरों के दर्द में बहुत राहत देता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पेट की तरफ आता है, तो इससे पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। देन है मत्स्य आसन, सरल मत्स्य कहते हैं इसे। चेस्ट एक्सपेंड होता है, साथ में सर्वाइकल के साथ ये धातुओं को पुष्ट करता है। शरीर में जो हमारे सप्त धातु से हमारा शरीर निर्मित होता है, तो सरल मत्स्य आसन धातुओं को भी पुष्ट करता है, साथ में गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं का भी निदान करता है। चक्र आसन बहुत अच्छा है पेट के फैट के लिए, थाई के फैट के लिए। देन है गोमुख आसन। गोमुख आसन जो है प्रजनन तंत्र के लिए बहुत
अच्छा आसन है। साथ में फीमेल्स में यूरिन लीकेज की जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए गोमुख आसन बहुत अच्छा है। पीठ को स्ट्रेट बनाता है। कई लोग जो है उनका जो पोस्चर है ऊपर से वो बैंड की तरफ ऐसे बैंड हो जाता है सामने की तरफ, तो पोस्चर ख़राब हो जाता है, उसके लिए गोमुख आसन बहुत अच्छा है। देन है आपका वक्रासन कहें या अर्धमत्स्येंद्र आसन, पैरों को खोलकर करेंगे तो ये वक्रासन हो जाता है। ये साइड ट्विस्टिंग का है, स्पाइनल कॉर्ड को, आपके स्पाइन को बिल्कुल ट्विस्ट कर देता है। साथ में पैर के मदद से इस पे पेट पे जो प्रेशर पड़ता है वो पेनक्रियाज पर डायरेक्ट पड़ता है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसको अगर आप करते हैं तो डायबिटीज़ कई बार रिवर्स भी हो जाती है। अर्धमत्स्येंद्र आसन को दोनों साइड से करना है, ये इसका काउंटर पोज हो जाता है, वैसे गोमुख आसन का भी है। फिर है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन भी पेट के लिए, पेट में पाचन तंत्र के लिए, गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को दिन में 3-4 बार कर लेना चाहिए, रात में सोने से पहले भी कर ले, सुबह उठने के बाद भी कर ले। कभी आप लेटे और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम हो गया है तो आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। ये आपके शरीर में जो वांटेड गैस होते हैं वो सारे निकाल देता है। अगर पवन मुक्त आसन आप रेगुलरली करते हैं तो जॉइंट्स में की जो पेन की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। हल आसन, एक थायराइड वाली बीमारी बहुत चली हुई है आजकल, उसके लिए बहुत अच्छा है हल आसन करना। पर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो इस आसन को अवॉइड करें। फिर जानुशीरासन, ये भी बेंडिंग का आसन है जो कि आपके थाई से लेके पैर, पेट और पीठ को बहुत अच्छे से स्वस्थ बनाता है। तो ये कुछ उपयोगी आसन हैं जिसे कोई भी महिला कर सकती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा पा सकती है। ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि जिस किसी का हाई बीपी हो या हर्निया की प्रॉब्लम हो वो ये आसन का अभ्यास शिक्षक से पूछकर या उनके मार्गदर्शन में ही करें तो इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान या फिर जैसे मैं बता रही हूँ, पर मुझे हर इंडिविजुअल का शरीर अलग होता है और हर किसी को अपने शरीर की क्षमता का बारे पता होता है, या फिर कोई किस रोग से ग्रसित हैं। तो आपके जो भी प्रशिक्षक हों उनसे बिना सलाह किए हुए आप कोई भी आसन ना करें, क्योंकि अगर आप गलत आसन करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में योग अभ्यास। वृद्ध होने के साथ साथ हमारे शरीर में जो कमजोरियां आ जाती हैं तो हमारा शरीर इतना अक्षम हो जाता है कि हम नीचे बैठकर भी उठ नहीं सकते, हमें सहारे की ज़रूरत होती है। तो वृद्धों के लिए बहुत अच्छा आसन ये है कि जब तक उनका शरीर चल रहा है वो नॉर्मल आसन करे, जैसा CYP में कॉमन योगा प्रोटोकॉल में बताया गया है। वो चेयर पे बैठकर, बेड पर बैठकर, सोफ़ा पे बैठकर कुशन के हेल्प से विभिन्न प्रकार के आसन कर सकते हैं। जैसे चेयर पे बैठकर पैर को उठाना, नीचे करना, ऊपर करना, नीचे करना, इस तरह से घुटनों में काफ़ी आराम मिलता है। ट्विस्ट कर सकते हैं आप साइड में, हाथों को घुमा सकते हैं। जितने छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे हमारे मुख्य जॉइंट्स तो गर्दन के जॉइंट्स हो गए, आपके शोल्डर के हो गए, कमर के हो गए, घुटने के हो गए, उसके अलावा हर छोटे जॉइंट जो आपके उंगली में हैं, यहाँ पे देखिए, कलाई में देखिए, एल्बो में देखिए, इसके लिए सूक्ष्म क्रियाएं हैं, कई छोटे छोटे व्यायाम हैं जो इस सारे जॉइंट्स को इनकी संधियों को खुले रखते हैं और इसमें से जो रक्त का प्रवाह है वो बड़े आसानी से होता है। ये उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं और कोई भी टॉक्सिन जो है यहाँ जम नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स जो है आपके फ्लेक्सिबल होते हैं और रोग दूर रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो घर में डोर होते हैं उसके जो कब्ज होते हैं, अगर डोर कई टाइम बंद रह जाए या उसमें ग्रीसिंग ना हो तो वो चर चर की आवाज़ करने लगते हैं। हमारा जॉइंट्स भी शरीर का बिल्कुल वैसा ही है। तो ग्रीसिंग करने के लिए आप ऑयलिंग कर सकते हैं, कोई इसमें परहेज नहीं है। आप तिल का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, नारियल का तेल की मालिश कर सकते हैं और अपने जॉइंट्स को मजबूत रख सकते हैं। क्योंकि जॉइंट्स उम्र के साथ कमज़ोर ज़रूर होती है, पर इस तरह के अभ्यास क्या करते हैं, आपके जॉइंट्स के आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिसके कारण जॉइंट्स पे जोर कम पड़ता है और वो स्वस्थ रहते हैं। तो बैठकर चेयर पे आप
बहुत तरह के अभ्यास कर सकते हैं जो आसन के इसमें आते हैं और सूक्ष्मयाम के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास बैठकर करना है। प्राणायाम का अभ्यास आप कहीं भी बैठे हों, बस इतना ध्यान रखें कि जहाँ भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें वहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो। मतलब कि बंद कमरे की जगह आप खुली जगह पे, पेड़ों के पास, पार्क में, ओपन खुले छत पे ऐसी जगह करें जहाँ आपको लगे कि शुद्ध वायु आपको मिलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा होता है और शरीर में कम होता है तब वो अंदर की ओर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है, तभी हमें उसका फ़ायदा होता है। अगर हमारे शरीर में भी मान लीजिए 80% ऑक्सीजन है और हमारे कमरे में भी 80% ऑक्सीजन है तो हमें योग अभ्यास का या प्राणायाम का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि बाहर के क्षेत्र में जहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है वहाँ पे मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह पार्क में या खुली जगह पे योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन का मात्रा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा होता है। अगले अभ्यास में ये अभ्यास है आज के कामकाजी पुरुष और महिलाओं के लिए जो ऑफिस में आजकल डेस्कटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप पे घंटों उनको बैठना पड़ता है, 10 से 12 घंटा लगातार वो चेयर पे बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जब टाइम मिले फिर आप मैट बिछाएं और फिर उसमें ही जाकर अभ्यास करें। कई अभ्यास ऐसे हैं जो आप बड़े आसानी से अपने कार्यालय में भी कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेकर, लंच में भी ब्रेक होता है। सुबह आप बैठे हों, अगर 1-2 घंटे हो गए हों तब भी आप 5 मिनट का ब्रेक लेकर कुछ आसन ऐसे कर सकते हैं जिसमें से आप हाथों को ऊपर खींच करके बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी करके लेफ़्ट और राइट बेंड हो सकते हैं। पैरों को ऊपर उठा के सामने की ओर बेंड हो सकते हैं। हाथों की मदद से कंधों को रोटेट कर सकते हैं। चेयर पोज कर सकते हैं, उठकर वहीं पे बैठना, जिससे कि घुटनों में जो आपका लगातार पैर लटकाने से क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक अगर हम पैर लटकाकर चेयर से बैठते हैं या फिर हम कहीं जर्नी कर रहे होते हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और घंटों हमारे पैर जो हैं सीट के नीचे ऐसे लटके हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि स्वेलिंग्स आ जाती है। तो इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और वहाँ पे स्वेल हो जाता है पैर। तो इस तरह से आप पैरों को भी उठा करके अप डाउन करके कर सकते हैं। थोड़ा वॉक कर सकते हैं। अगर आप कभी ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं कि आपने शॉपिंग की है या कहीं बहुत दूर आपने वॉक किया है या चले हैं और पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर आपने ट्रैवल किया है और आपके पैर में सूजन आ गए हैं, तो आप बेड पे अपने लेट जाइए आराम से और दोनों पैरों को हवा में उठा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में अब उतनी शक्ति नहीं बची, जान नहीं बची कि हाँ इतना ट्रैवल करने के बाद पैरों को हवा में उठाएं, क्योंकि उस पर जोर भी पड़ता है, तो आप अपने बिस्तर के उस किनारे पे चले जाइए जहाँ पे वॉल है। आप वॉल के सहारे से अपने दोनों पैरों को हलासन, अर्ध हलासन, जिसको हम 90 डिग्री में पैर उठाना कहते हैं, वो आप अभ्यास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका पैर का स्वेलिंग ठीक हो जाता है। वो लगातार ब्लड जो नीचे की ओर फ्लो करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वापस आने में उसे दिक्कत होती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो साथ में ऐसे ही भी आपने जो CYP में योगा प्रोटोकॉल में गर्दन की जो एक्सरसाइज देखे थे वो कर लीजिए। कोशिश कीजिए, सर्वाइकल का चूँकि प्रॉब्लम ज़्यादा आजकल हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप हैवी लैपटॉप के बैक्स जो एक साइड टांगते हैं उसकी वजह से भी कई बार नर्व्स दब जाती है और सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है, सर्वाइकल का पेन, और आपको चक्कर आने लगता है। तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों कंधों पे संतुलन बनाइए और साथ में ही अगर आप उसको हाथ में हैंग करके चलते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है, या पीछे लटका कर, कभी पीछे लटका लिया कभी सामने, पर एक ही शोल्डर पे लगातार लैपटॉप का बैग टांगने से भी यहाँ की जो नसें हैं, सर्वाइकल के जो नर्व्स हैं, वो दब जाती हैं और फिर सर्वाइकल का पेन होने लगता है। सबसे बढ़िया आसनों का जो समूह है वो आपका सूर्य नमस्कार में है। कई आसनों का समूह है इसमें, जैसे इसकी 12 अवस्थाएं होती हैं और 7 आसन हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक कंप्लीट पैकेज है आपके शरीर को लचीला रखने के लिए और स्फूर्तिवान बनाने के लिए। सूर्य नमस्कार में 12 अवस्थाएं होती हैं। जब आप वक्त मिले, टाइम मिले, तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। आप टापा से तो ये दूर रखता ही है, साथ में कई आसन इसमें ऐसे कवर हो जाते हैं जिसका अभ्यास आपको अलग से नहीं करना पड़ता और आप स्वस्थ रहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे सूर्य नमस्कार में पादहस्त आसन भी है, आपका पर्वत आसन भी है, भुजंग आसन भी है,
देन अष्टांग नमस्कार भी है। तो इससे बहुत सारे आसन कवर हो जाते हैं और पूरा शरीर का एक तरह से अभ्यास हो जाता है और आपका शरीर जो है आप महसूस करेंगे कि सूर्य नमस्कार करने के बाद आप में और भी ज़्यादा ऊर्जा आ गया है। योग अभ्यास का एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप जिमिंग वगैरह या कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय तो आपको मज़ा आता है, पर पूरे दिन आपको थकान थकान सी लगती है। पर योग अभ्यास का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि योग अभ्यास करने समय आपको थोड़ा सा जान लगाना पड़ता है, लेकिन पूरे दिन शरीर आपका हल्का और स्फूर्तिवान, ऊर्जावान बना रहता है। तो सूर्य नमस्कार जिनको दिक्कत नहीं है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें आप अगर किसी तरह की आपको चोट आई हुई है या फिर आप अनेबल हैं खड़े होकर सूर्य नमस्कार करने के लिए, तो आप चेयर सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। जो सूर्य नमस्कार के पोज आप नॉर्मल खड़े होकर कर सकते हैं, वो बैठकर भी इस चेयर योगा के माध्यम से जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के फ़ायदे इसमें आपको चेयर पोज से भी मिल जाएगा। अब कुछ आसन ऐसे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ जो आज के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वह है तनाव दूर करने के लिए आसन और योग निद्रा का अभ्यास। तनाव आजकल हर बात पे आता है, वो बिना बुलाए मेहमान है, वो आ जाता है जाता नहीं है। कितना भी आप कोशिश कर लें, अगर कोई बोले कि नहीं मैं बिल्कुल तनाव नहीं लेता हूँ, तो आप समझिए कि ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसे तनाव नहीं होता है। अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको करना है, इसका मतलब आप तनाव से ग्रसित हैं। तनाव दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तनाव आप कह सकते हैं कि जैसे किसी के आने की खुशी है, अगर वो थोड़ा सा देर हो रहे हैं तो उनको आना है, जो आप एक्साइटमेंट में काम कर रहे होते, कहीं जाने की खुशी है, कुछ पाने की खुशी है, तो उसमें जो स्ट्रेस होता है वो आपका पॉजिटिव तनाव के अंदर आता है, पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। और नेगेटिव तो सबको ही पता है कि जब हमारे पे कोई ऐसा काम या वर्कलोड आ जाए जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो उसे हम नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। और अक्सर इस तरह के तनाव जो हैं वो नेगेटिव रिज़ल्ट ही देते हैं। क्या करें आप इस वक्त में? तनाव दूर करने के लिए सबसे बढ़िया आसन है कि आप अपने ही बेड पे या फिर मैट पे आराम से पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को चिन पे लगा कर मकर आसन में पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बिल्कुल आराम से इन्हेल एक्सेल करते जाएं। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें, तो उससे तनाव में बहुत फ़र्क आ जाता है। दूसरा है शशक आसन। शशक आसन वज्रासन में बैठकर दोनों पैर खोलकर धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करके आगे ले जाएं और अपने चेस्ट और चिन या फॉरहेड को ज़मीन पे या सतह पे लगाने की कोशिश करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और इन्हेल एक्सेल कीजिए और हमेशा पॉजिटिव थॉट को इन्हेल कीजिए और नेगेटिव थॉट्स को एक्सेल। तो शशक आसन में भी 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक आप रह सकते हैं, फिर उठ के थोड़ा सा बैठ जाएंगे, फिर आप दोबारा इसका अभ्यास कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका तनाव बहुत हद तक चला जाता है। देन है शवासन। सारे आसनों का राजा कहा जाता है शवासन को। आप कितना भी अभ्यास करें, योग अभ्यास, बीच बीच में अगर आप शवासन कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी वापस रिवाइव हो जाती है, आप उतने ही ऊर्जावान हो जाते हैं। शवासन के लिए आपको क्या करना है, या बेड पे या मैट पे लाइट मध्यम कर दें या बंद कर दें और इस तरह से लेट जाएं जैसे कि एक शव होता है। शव मतलब उसमें कोई जान नहीं होती है और वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़ा होता है, उसे ही हम शव कहते हैं। तो बिल्कुल आपको उसी तरह से लेट जाना है, पैरों को 1 से 1.5 फीट का गैप देना है, हाथों को बगल में रखना है, हाथ के जो पंजे हैं वो आकाश की तरफ, और धीरे धीरे आँख बंद करके आपको सारे अपने अंगों को ढीला छोड़ देना होता है कि आपने अपने अंगों पे ध्यान ले गए और फिर उसको ढीला छोड़ते चले गए। आपकी पकड़ नहीं रह गई किसी अंग पे, अंग विशेष पे कोई भी पकड़ आपकी नहीं होगी। आप देखेंगे जैसे जैसे आप ध्यान अपने अंगों पे ले जाते हैं और उसे ढीला छोड़ते हैं तो आपको समझ में आया कि हाँ, हमने यहाँ पे इस अंग को कंट्रोल कर रखा था। जैसे अगर बोलेंगे शोल्डर को ढीला छोड़ें तो आपको लगे कि हाँ, हमने शोल्डर को अकड़ रखा था, फिर धीरे से रिलैक्स कर दीजिए। इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं, जैसे आपकी तनाव की अवस्था या जैसे आपको जितना आपको रिलैक्सेशन चाहिए। लंबी गहरी सांस भरिए और उसे लंबी गहरी सांस छोड़िए
बस ध्यान ये रखिए कि जब आप श्वास की अवस्था आपकी चल रही है तो वो धीमी गति से हो, बहुत फास्ट नहीं। जितना लंबा गहरा धीमा श्वास लेंगे, जितना लंबा गहरा धीमा श्वास छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी और माइंड जो है रिलैक्स होता चला जाएगा। योग निद्रा, योग निद्रा क्या है? योग निद्रा जो है वो योग में सोने की एक कला है। इसमें जागते हुए सोना पड़ता है या सोते हुए जागना पड़ता है। मतलब आपको गहरी नींद में नहीं जाना होता है, सचेतन अवस्था में आपको निद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। अवस्था इसकी शवासन जैसे ही बिल्कुल होती है, पर ये एक गाइडेड मेडिटेशन है। समझिए कि आपको जागते हुए आंख बंद रखे हुए अपने शरीर के एक एक अंग पर अपनी चेतनता को घुमाना होता है। मतलब कि आप अपना ध्यान पहले राइट पैर के अंगूठे पे ले गए, फिर उसकी पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, और उसको रिलैक्स करना होता है। जिस तरह से मैंने 5 उंगलियों के बारे बताया, उसी तरह से आपको एक एक अंग पे अपना ध्यान ले जाना है और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। संकल्प यह रखना है कि आपको सोना नहीं है, जागते रहना है। इस तरह का एक गाइडेड मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन क्रिया है, जिसकी वजह से आप अपनी नींद को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सोने का, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या फिर कुछ काम ऐसा है, तो आप इसको 15 से 45 मिनट तक कीजिए। 30 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास 3 घंटे की नींद की पूर्ति कर देता है। प्राणायाम, तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस बोलते हैं जिसे। देन भ्रामरी का अभ्यास, और तनाव दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ध्यान। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर किसी भी चीज़ पर फोकस कीजिए और लगातार उसके बारे में सोचिए, या फिर कोई मंत्र जाप, ओम चैंटिंग, जो मंत्र प्रार्थना आपको पसंद है वो लगातार कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, अपना मन को एकाग्र कीजिए। धीरे धीरे करके ये ध्यान ऐसे होता चला जाएगा। प्राणायाम जो मैंने आपको बताया वो वैसे तो 3 तरह के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि हर मनुष्य का जो प्रकृति है शरीर का, वो 3 तरह का होता है। वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति। कुछ का तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे तो कहते हैं कफ पित्त भी हो सकता है, वात पित्त भी हो सकता है करके, पर ये 3 मेन होते हैं। तो जिनका प्रकृति वात या कफ है, उनको गर्म प्रकृति के प्राणायाम करने चाहिए, जिसके अंडर में आपका सूर्यभेदी प्राणायाम आता है, भस्त्रिका है, उज्जाई है और कपालभाति है। अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो ठंडे प्रकृति के प्राणायाम करें आप, जिसमें आपका शीतकारी, शीतली और आपका ये भ्रामचंद्र भेदी प्राणायाम आता है। नेक्स्ट में अगर वात पित्त कफ कुछ भी आपका ऐसा दोष नहीं है, सामान्य है आपका शरीर, कुछ भी बढ़ा हुआ या कुछ भी घटा हुआ नहीं है, तो आप संतुलित वाले प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले आप अपने शरीर की प्रकृति जानिए कि आपकी प्रकृति कौन सा है। अगर आपके कफ ज़्यादा बनता है तो आप कफ प्रकृति के होंगे, पित्त ज़्यादा बनता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है तो पित्त प्रकृति के होंगे। अगर आपके जॉइंट्स में पेन ज़्यादा वगैरह होते हैं तो आप वात प्रकृति के होंगे, और नहीं तो किसी भी कुशल डॉक्टर से, आयुर्वेद के डॉक्टर से आप अपना प्रकृति पता कर सकते हैं, और उसके अनुसार अगर आप प्राणायाम करें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अक्सर हम ये एडवाइस करते हैं कि ठंड के दिन में गर्म प्रकृति के प्राणायाम करने चाहिए और गर्मी के दिनों में ठंड प्रकृति के प्राणायाम करने चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर है वो बैलेंस रहे। तो इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।